हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री लाइक प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र क्या होता है, उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस की कला, या फिर इटली की गुफा के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पश्चिम की कला लाइक प्रागैतिहासिक काल शुरू करने से पहले मैं बताऊँगी कैसे कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ टू द पॉइंट सारे नोट्स हैं। आप एंड तक वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, प्रागैतिहासिक काल लाइक यूरोप की कला को वेस्टर्न आर्ट इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में पश्चिम की कला और यूरोप की कला। यूरोप की कला में कहाँ कहाँ के एरिया को कवर करना है? फ्रांस, स्पेन, जर्मन, इटली और अमेरिका। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फ्रांस, स्पेन की गुफा और इटली के गुफा के बारे में। सबसे पहले कैसे मानव की उत्पत्ति हुई थी? 4 हिमयुग हुए थे। कितने हिमयुग हुए थे? टोटल 4 हिमयुग हुए थे। ठीक है, 4 हिमयुग हुए थे। चौथे हिमयुग में जीवों की शुरुआत पृथ्वी पर हुई। जीवों की शुरुआत कब हुई? जो 4 हिमयुग हुए थे, जो लास्ट वाला अंत वाला हिमयुग था, उसमें जीवों की शुरुआत पृथ्वी पर होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सर्वप्रथम जीवन की शुरुआत अफ्रीका से हुई। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अफ्रीका से हुई। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ी थी। सहारा मरुस्थल अफ्रीका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये आपको डेफिनेटली नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। नेक्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट चैप्टर होगा आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में आज मैं पूरा कवर अप करूंगी। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सेकंड चैप्टर है प्राचीन गुफाओं, विश्व की गुफाओं से शहरों तक। लाइक जैसे अभी तक तो गुफाओं में थे, गुफाओं से शहरों में आए, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन कम्युनिकेट करने लगे। लाइक सेकंड चैप्टर होगा मेसोपोटामिया। फर्स्ट चैप्टर प्रागैतिहासिक काल, सेकंड चैप्टर मेसोपोटामिया। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे चैप्टर वाइज डिवाइड हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जब आप ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट लेसन देख लेंगे तो सेकंड और थर्ड आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि अच्छा आज मैम सेकंड चैप्टर करा रही हैं। तो देखिए, थर्ड है मिस्र की कला, फोर्थ है एजियन क्रीट माइजेनिया, फिफ्थ है यूनान रोम की कला जिसे इट्रस्कन आर्ट कहते हैं। फिर मिडल एज शुरू हो जाता है, मध्य युग। मध्य युग में कवर करने वाली आरंभिक ईसाई कला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट, बेंजेंटाइन, रोमन, रोमनस्क और गॉथिक। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि सीक्वेंस अरेंज करूं जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इससे आपको ये क्लियर रहेगा कि अच्छा चैप्टर वाइज ये सारे पॉइंट चल रहे हैं। नेक्स्ट है पुनरुत्थान काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिनेसा आर्ट। रिनेसेंस आर्ट को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। वो 3 पार्ट्स के बारे में कवर करूंगी, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा एंड पोस्ट रेनेसा। देन रीतिवाद शुरू हो जाता है। रीतिवाद को इंग्लिश में बोलते हैं मैनरिज्म। देखिए, रीतिवाद को मैनरिज्म बोलते हैं, और पोस्ट रेनेसा जो है उसे ही मैनरिज्म कहा जाता है, उसी को रीतिवाद कहा जाता है, जिसका टाइम है 1530 से लेकर 1580 तक का। क्लियर? जब रीतिवाद एंड होता है तो बरूक कला की शुरुआत, बरूक कला एंड होगा तो रोकोको। उसके बाद आधुनिक काल में 1850 की कला शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स 19वीं शताब्दी आधुनिक कला में शुरू हो जाएगा, जिसमें पढ़ना होगा नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म। ये 4 आर्ट मूवमेंट निकल कर आए थे। इसके बाद भी और बहुत सारे आर्ट मूवमेंट है, उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आज के टॉपिक पर आ जाती हूँ। आज का हमारा क्लास है पश्चिम की प्रागैतिहासिक चित्रकला। पश्चिम की प्रागैतिहासिक चित्रकला, वेस्टर्न प्री हिस्टोरिक आर्ट। सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए। ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया जिससे आपको क्लियर हो कौन कौन सा मैं लोकेशन आपको क्लियर करा रही हूँ। स्पेन की कला, फ्रांस और इटली। स्पेन में सबसे फेमस गुफा है अल्तामिरा। यहीं पे मैं बता देती हूँ कि अल्तामिरा को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी खोज 1879 में मारिया सांतोला की। सेकेंड है फ्रांस की लस्को केव। लस्कस केव बहुत फेमस है, जिसका खोज हुआ था 1940 हेनरी ब्रुइल के थ्रू। थर्ड है इटली का लिवोंजो गुफा। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रकला का परिभाषा, डिफिनेशन क्या है प्रागैतिहासिक चित्रकला का।
परिभाषा, वह काल जिसकी कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई, सिर्फ प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया गया। दैट मीन्स हंटिंग सीन मिले, हंटिंग सीन जिसे बोलते हैं आखेट, पूछा जाता है आखेट, आखेट आपको याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल में ही आखेट। और यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिला, कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिला था, सिर्फ सिंबल्स वगैरह मिले थे, सिंबल्स, प्रतीक वगैरह, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है वो, ठीक। क्लियर हो गया डिफिनेशन। वह काल जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं प्राप्त हुई, केवल प्रमाणों व साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाते हैं, एज्यूम करते हैं, उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का इतिहास। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, जिस तरह से इंडिया के प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का टाइम है 35,000 से 18,000, मध्य पाषाण का टाइम है 18,000 से 7,000 और नवपाषाण काल का टाइम है 7,000 से लेकर कहीं पर 3,000 देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 2000 BC, ठीक है। नवपाषाण काल में मनुष्य क्रमशः ताम्र, कांस्य और लोहे का पता लगाएं। ताम्र, कांस्य और लोहे का पता कब लगाएं? नवपाषाण काल में, दैट मीन्स नियोलिथिक एज में। अच्छा, नवपाषाण काल के बारे में जब बात आए तो आपको नियोलिथिक एज जरूर याद करना है। नियोलिथिक और चाल्सोलिथिक भी बोलते हैं, चाल्सोलिथिक, क्लियर। चाल्सोलिथिक और नियोलिथिक इंग्लिश में कहा जाता है। इवन इंग्लिश भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स। इसी के आधार पर जो नवपाषाण काल है उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। देखिए इंडिया में जब आप पढ़ेंगे तो कांस्य युग किस में हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता। लौह युग कब आ जाएगा, लौह युग आ जाएगा वैदिक एज में, वैदिक एज। और ताम्र युग कब आएगा, तो ये प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज में आ जाएगा, ठीक है। ये इंडिया का लोकेशन है। और यहाँ पे नवपाषाण काल में 3 भागों में बांटा गया है, ताम्र, कांस्य और लोहा। हिमयुग के 4 भागों, जो हिमयुग थे, हिमयुग को 4 भागों में बांटा गया। चतुर्थ या अंतिम हिमयुग, जो चौथे और लास्ट नंबर का हिमयुग था, उसके अंतिम चरण में लगभग 50,000 ईसा पूर्व में मानव की उत्पत्ति हुई। 50,000 ईसा पूर्व में किसकी उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। इस युग के मानव का जीवन आखेट के चारों तरफ परिक्रमा करता था, दैट मीन्स आखेट के चारों तरफ घूमना था उस टाइम के मानव का जीवन। इस आखेट संस्कृति का लगभग 30,000 ईसा पूर्व में विकास होता है तथा इसका चरम विकास दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस व उत्तरी स्पेन में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी हमने हाईलाइट किया है ना, ये सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 12,000 ईसा पूर्व में हुआ। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन के संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको एज अ टेस्ट ये लाइन मिलेगी कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्व पाषाण काल, जिसे बोलते हैं पैलेलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल इंग्लिश में बोलते हैं पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक एज, पैलेलिथिक एज को 4 भागों में बांटा गया है, एरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैलिट्रन एंड मैग्डेलेनियन युग। इन 4 भागों को हेनरी ब्रुइल ने, देखिए वेस्टर्न आर्ट में जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ से आप टू द पॉइंट पकड़िएगा। इंडियन प्रागैतिहासिक काल में ये डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन यूरोप में है। 4 भागों में बांटा गया है, एरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैलिट्रन और मैग्डेलेनियन युग। एरिग्नेशियन और पेरिगार्डियन युग को एक में रख दिया गया था और सैलिट्रन और मैग्डेलेनियन युग को एक में। इन 4 भागों को 2 भागों में हेनरी ब्रुइल ने, हेनरी ब्रुइल कौन थे, जिन्होंने 1940 ईस्वी में लस्को गुफा की खोज किए थे। उन्होंने पूर्व पाषाण काल के 4 भागों को 2 भागों में बांट दिए, 2 भागों में बांट दिए। वो 2 भाग कौन से थे, तो पहले में इन्होंने रखा एरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग को और दूसरे में सैलिट्रन और मैग्डेलेनियन युग को। एरिग्नेशियन और पेरिगार्डियन युग का टाइम है 35,000 से 20,000 ईसा पूर्व का। सैलिट्रन और मैग्डेलेनियन युग का टाइम है 20,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का, जिसमें आपको ये याद रखना है कि मैग्डेलेनियन युग में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली हैं और सैलिट्रन युग में कोई भी पेंटिंग्स नहीं मिली हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइंस बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए।
आदि मानव के औजार उपकरण ही उसकी औद्योगिक प्रगति का उदाहरण है। उस टाइम में औजार ही उसके उपकरण हुआ करते थे, उस टाइम के ह्यूमन बीइंग के। स्टुअर्ट पिगार्ड की बहुत फेमस पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इवन आपने काफी बार ये नाम सुना होगा, प्री हिस्टोरिक इंडिया। इसमें उपकरणों औजारों के शुरू से अंत तक के लेकर काल के बारे में डिस्कस किया गया है। ये पुस्तक का टाइम क्या है? टाइम आपको याद होना चाहिए कि 1950 का है। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ड की। उपकरणों औजारों के आधार पर ही शुरू से लेकर अंत तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे साक्षरता ही प्रागैतिहासिक एवं इतिहास की मध्य का विभाजक रेखा है। सो फाइनली थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। अब शुरू हो रहा है फ्रांस तथा स्पेन की कला। फ्रांस तथा स्पेन की कला। फ्रांस तथा स्पेन की प्रागैतिहासिक कला को रॉक आर्ट कहते हैं। रॉक आर्ट कहते हैं। रॉक आर्ट के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में प्रागैतिहासिक गुफाओं की प्राप्ति होती है। प्रागैतिहासिक गुफाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्थानों पर प्राप्त गुफाओं की दीवारों व छतों पर चित्र प्राप्त हुए। उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के इस क्षेत्र को क्या कहा गया? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र कहा गया। स्पेन की कौन कौन सी गुफा हैं, एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए स्पेन की गुफा में। सबसे पहले स्पेन की कौन कौन सी गुफा के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए अल्तामिरा केव है। अल्तामिरा केव, कोवालानाज गुफा, पिंडाल गुफा, लास कैसारेस, ला पिलेटा, सैंतियन, ये सारी गुफा कहाँ हैं? तो ये सारी गुफा स्पेन में है। पूछा जाता है कि ये गुफा को पहचानिए, कहाँ की गुफाएं हैं? स्पेन की। अब नेक्स्ट है फ्रांस की गुफा। देखिए फ्रांस में कौन कौन से गुफा आ जाएंगे? लस्को गुफा, नियो गुफा, ट्राइफ्रेस गुफा, फॉन्डगाम गुफा, ला कैम्बरेली गुफा, गारगास गुफा, सैबोद गुफा, ला पोटर्स गुफा, पेयर नॉन पेयर गुफा। ठीक है, सबसे पहले स्पेन की गुफा के बारे में डिस्कस करूंगी। स्पेन की गुफा बहुत फेमस गुफा है अल्तामिरा केव। अल्तामिरा की गुफा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए अल्तामिरा गुफा का एक टाइम पूछा जाता है 12,000 ईसा पूर्व का। कितना? 12,000 ईसा पूर्व का। जिस तरह इंडिया में भीमबेटका की गुफा को जिसको वाकस्कर ने खोज किए थे 1958 ईस्वी में, इस गुफा को रखा जाता है मध्य पाषाण काल की श्रेणी में। उसी तरह से अल्तामिरा गुफा को मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखा जाता है। इवन विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है अल्तामिरा गुफा। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अल्तामिरा की गुफा। मारिया सांतोला एक 12 वर्ष की लड़की ने 1879 में अल्तामिरा गुफा की खोज की। ठीक है, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज के डायरेक्शंस में आता है अल्तामिरा की गुफा। निर्माण पूछा जाए तो 300 गज विस्तार में निर्माण हुआ। किससे बनाया गया? चूना पत्थर, दैट मीन्स लाइमस्टोन से ये गुफा बनाई गई है। निर्माण 300 गज में फैला है और गुफा चूना पत्थर लाइमस्टोन से बनाई गई है। मारिया सांतोला ने इस गुफा को द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम दिया। अल्तामिरा गुफा को कहा जाता है द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। इवन अगर पूछा जाए बुल ऑफ द ग्रेट हॉल, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप दोनों में कंफ्यूज कभी ना हो। बताइए बुल ऑफ द ग्रेट हॉल किसे कहा जाता है? देखिए रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल अल्तामिरा हो गया। ठीक है, और रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल कहा जाता है लस्को की गुफा को। लस्को की गुफा कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। पहले अभी स्पेन की गुफा क्लियर करूंगी, फिर फ्रांस की गुफा के बारे में बताऊंगी। सो देखिए टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिए। अल्तामिरा गुफा का टाइम ड्यूरेशन 12,000। मारिया सांतोला ने 1879 में खोज की। 300 गज में फैली हुई है। मेसोलिथिक एज टाइम ड्यूरेशन की, चूना पत्थर में बनाई गई है। द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल कहा गया। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ से कितनी टोटल पेंटिंग्स मिली हैं? तो 150 चित्र मिले हैं, जिसमें 25 बहुरंगी हैं। बहुरंगी दैट मीन्स कलरफुल को बोला जाता है हिंदी में बहुरंगी। तो 25 बहुरंगी मिले, दैट मीन्स सिंपल पेंटिंग कितनी मिली? 125 सिंपल पेंटिंग है और 25 कलरफुल पेंटिंग है। 150 चित्र टोटल मिले हैं, जिनमें से 25 बहुरंगी है और रंग यूज किया गया है लाल, गेरू, बादामी, काला।
प्रायः बाइसन महिष आकृति अधिक बनी है। सबसे ज्यादा आकृति किसकी देखने को मिल जाएगी अल्तामिरा की गुफा में? महिष बाइसन की। पशु आकृतियां 4 से 6 फीट तक बनी हैं। कितनी? 4 से 6 फीट, बहुत ऊंची नहीं है, 4 से 6 फीट तक की पशु आकृतियां बनाई गई हैं। इसकी दीवार पर फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग रेखांकन खींची गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, एज इट इज एग्जाम में पूछी गई है कि कौन सी गुफा है जिसके दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी रेखांकन किया गया है? अल्तामिरा की गुफा में। अल्तामिरा की जो 25 पेंटिंग्स थी, 25 चित्र, वो मैग्डेलेनियन युग का है। मैग्डेलेनियन युग के रंगीन चित्र है। रंगीन चित्र टोटल कितने थे? केवल 25 थे। ठीक है, 25 रंगीन चित्र थे और वो रंगीन चित्र मैग्डेलेनियन युग के हैं। प्रमुख रंग कौन सा है? तो प्रमुख रंग रेड कलर है, लाल रंग प्रमुख है, प्रमुख रंग लाल है। यहाँ के प्रमुख चित्र घायल वृषभ, महिष। चार्जिंग बाइसन बहुत फेमस पेंटिंग है यहाँ की। चार्जिंग बाइसन वाली पेंटिंग तो आपको भूलनी ही नहीं है। अगर चार्जिंग बाइसन और घायल बाइसन पूछा जाए तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि घायल बाइसन बहुत फेमस है लस्को की गुफा का। लस्को की गुफा का घायल बाइसन फेमस है और चार्जिंग बाइसन फेमस है अल्तामिरा की गुफा का। यहाँ से स्टेंसिल्स पद्धति में हाथ के छपांकन विधि में भी चित्र मिले हैं, हैंड स्टेंसिल्स पेंटिंग भी। सांबर हिरनी का भी यहाँ पे एक चित्र मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है सांबर हिरनी की पेंटिंग। सांबर हिरनी की कहाँ से मिली? अल्तामिरा गुफा से। अल्तामिरा गुफा की छत कितनी ऊंची थी? तो केवल 6 से 7 फीट, जिसे देखने के लिए क्या करना पड़ता था? लेटना पड़ता था। मतलब 6 से 7 फीट की जब हम लोग खड़े होंगे तो वो हमारे मतलब सर में टच होगा, इस तरह से इतनी कम ऊंची थी कि उसकी पेंटिंग्स को देखने के लिए लेटना पड़ता था। शुरुआत के चित्र को प्राचीन नहीं माना गया, लेकिन बाद में 1902 ईस्वी में इन चित्रों को प्रमाणित कर दिया गया। ये देखिए एंट्रेंस गेट है अल्तामिरा गुफा का। ठीक है, ये अल्तामिरा गुफा का एंट्रेंस गेट है और अल्तामिरा गुफा की बहुत फेमस पेंटिंग है जिस पेंटिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाइसन। चार्जिंग बाइसन ये बहुत फेमस है अल्तामिरा की गुफा की पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए, रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल क्यों कहा गया अल्तामिरा की गुफा को? तो देखिए कितनी सारे रूफ पे पेंटिंग बनाई गई हैं। रूफ मतलब छत पर, उसके सीलिंग्स पर। नेक्स्ट है कोआला नाज गुफा। कोआला नाज गुफा ये भी स्पेन की गुफा है। 1903 ईस्वी में इसकी खोज हुई। कब खोज हुई? 1903 ईस्वी में। 1879 में जैसे अल्तामिरा की खोज हुई, कोआला नाज की 1903 में खोज हुई। इस गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 6 गज भीतर 2 गैलरियां हैं। कितनी गैलरियां? 2 गैलरी है, जिसमें पहली गैलरी में कोई पेंटिंग्स नहीं मिली है और दूसरी गैलरी में पेंटिंग्स मिली हैं, जिसमें एक गैलरी में कोई भी पेंटिंग्स नहीं है। वाहिनी वीथिका से हिरणी के समूह का अंकन तथा चित्र सभी लाल रंग से बनाए गए हैं। किस कलर से बनाए गए हैं? रेड कलर से बनाए गए हैं। नेक्स्ट गुफा है पिंडाल की गुफा। सेम टाइम ड्यूरेशन रहा था। पिंडाल गुफा की खोज भी 1903 में ही हुई है। यह गुफा 400 गज लंबी है। कितनी लंबी? 400 गज लंबी है, जिसमें लगभग द्वार से 120 गज भीतर चित्रों की प्राप्ति होती है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख चित्रों में एक हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसके शरीर के मध्य पान के आकार का एक चित्र बना हुआ है जो हृदय गति का संकेत करता है। ये हाथी बहुत फेमस है पिंडाल की गुफा की। एक हाथी बनाई गई है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कोई इस तरह हाथी है और उसकी बॉडी में इस तरह पान के पत्ते का शेप बनाया गया है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग कर दे रही हूँ। हाँ, आप देखिए यहाँ पे पान के पत्ते का उसके पेट में शेप बना है, उसके शरीर के मध्य मतलब शरीर के बिल्कुल बीचों बीच में। और किसका संकेत कर रहा है? हृदय गति का संकेत कर रहा है। इसके अतिरिक्त मछली के चित्र और कुछ विशाल आकृतियां भी पिंडाल की गुफा से प्राप्त है, लेकिन हाथी का चित्र आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें एक हाथी है और उसके शरीर के मध्य पान के पत्ते बने हैं, तो वो है पिंडाल की गुफा की पेंटिंग। लास कैसारेस इसकी खास बात क्या है? स्पेन की गुफा है। ये है पेरिगार्डियन शैली के, यहाँ से चित्र प्राप्त हुए, जिसमें से 1 भेड़िया, 15 अश्व, 10 जंगली वृषभ, 9 हिरण, 2 सिंह और 1 गैंडा की आकृति प्राप्त होती है। ला पिलेटा गुफा की खोज 1911 ईस्वी में
यह गुफा दक्षिणी स्पेन के मलांगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी स्पेन के मलांगा में स्थित है। यह उंगलियों द्वारा बने यहाँ पर क्या है? तो पुष्पालंकरण है। जो पुष्पालंकरण डिजाइन बनाए गए हैं, डेकोरेटिव फ्लोरल पैटर्न्स, वो हैंड से बनाए गए हैं, फिंगर से, हाथ से, उंगलियों से। नेक्स्ट गुफा है सैंतियन गुफा। सैंतियन गुफा भी स्पेन की गुफा है जिसकी खोज 1903 ईस्वी में हुई है। इसमें लाल रंग के मानवीय भुजा तथा हाथ के छाप प्राप्त हुए हैं। सो फाइनली स्पेन की जितनी भी इंपॉर्टेंट गुफा थी, केव थे, सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं शुरू करने वाली हूँ दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं में वन ऑफ द ग्रेट केव्स कहा जाता है लस्को की गुफा को, जो फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध है। और फ्रैंको कैटाब्रियन क्या होता है? तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस के उस लोकेशन को क्या कहा जाता है? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र सबसे सुरक्षित दशा में भी यहाँ पे चित्र पाए गए हैं। इस गुफा की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस गुफा की खोज हेनरी ब्रोइल ने कब किए थे? हेनरी ब्रोइल 1941 ईस्वी में हेनरी ब्रोइल ने लस्को गुफा की खोज की है। चूना पत्थर से निर्मित है। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लस्को गुफा मैतिग्नाक गांव के वेजर नदी घाटी में स्थित है। नदी आपको याद रखनी है, कौन सी नदी है? वेजर नदी घाटी। गुफा में प्रवेश करते ही 33 से लेकर 11 गज एक चित्र विथिका है जिसकी दीवार पर अनेक पशुओं का अंकन किया गया है। कितने गज है? 33 इंटू 11 गज में फैला हुआ है एक विथिका। विथिका कहते हैं गैलरी को, गैलरी है, ठीक है, गैलरी। दीवारों पर अनेक पशु के चित्र अंकित किए गए हैं लस्को की गुफा से। लस्को की गुफा को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, दीवारों पर अनेक चित्र यहाँ पर अंकित है। गुफा पर एक अन्य विशाल चित्र विथिका को चित्रित किया गया है, वृषभ वाला कक्ष, जिसे बोलते हैं द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स। द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स बोले, ये बुल ऑफ ग्रेट हॉल, एग्जाम में पूछा जाता है बुल ऑफ ग्रेट हॉल। अब बुल ऑफ ग्रेट हॉल बोले या फिर द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स किसे कहा जाता है? लस्को की गुफा को कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है वृषभों वाला कक्ष, लेकिन एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा गया, इसलिए हमने यहाँ पे नोट्स में इसे हाईलाइट कर दिया है। यहाँ के अन्य चित्र हैं घायल बाइसन। घायल बाइसन देखिए, वहाँ का फेमस था अल्तामिरा का चार्जिंग बाइसन और यहाँ का फेमस है घायल बाइसन। यहाँ से एक गाय का भी चित्र प्राप्त है। यहाँ से एक गाय का भी चित्र प्राप्त है जो काले और लाल रंग से बनाया गया है, ब्लैक एंड रेड कलर से बनाया गया है एक गाय का चित्र। इसके अतिरिक्त दो वृषभों के बीच में एक छोटा हिरन, जिसे बोलते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हिरन तैरते हुए, हिरण वाले चित्र में हिरण की गर्दन चित्रित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ये वाला पेंटिंग चार्जिंग बाइसन और एक यूनिकॉर्न जिसे बोलते हैं तैरते हुए हिरन। शेष शरीर इसके पानी में डूबे हुए चित्रित किए गए हैं। जितने भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है, आप फोकस करते रहिएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ से प्राप्त अधिकांश चित्र काले रंग से चित्रित किए गए हैं। उनमें लाल, बादामी व पीले आदि रंगों को भरकर चित्रों को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। लस्को गुफा लगभग 2000 से अधिक चित्र यहाँ से प्राप्त हैं। अगर पूछा जाए जैसे जिस तरह से 150 पेंटिंग्स मिली थी अल्तामिरा की गुफा से, उस तरह से लस्को की गुफा में 2000 चित्र मिले हैं। कितने पेंटिंग? 2000, ठीक है। ये देखिए लस्को की गुफा है, इसे बोला जाता है ना द बुल ऑफ ग्रेट हॉल। द ग्रेट हॉल ऑफ बुल क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स देखिए, इस एरिया में यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग बनाए गए। इवन देखिए इस गुफा की खास बात क्या कैरेक्टरिस्टिक रहा है, यहाँ पे इंडियन रेड कलर यूज़ किया गया है, गेरू रंग, येलो ऑकर कलर यूज़ किया गया है और वाइटिश का टचअप है और डार्क कलर्स लाइक बैकग्राउंड में डार्क कलर ब्लैक को शो किया गया है काले रंग से। चलिए नेक्स्ट गुफा है नियो गुफा। नियो गुफा ये भी फ्रांस की फेमस गुफा है। नियो गुफा फ्रांस की पेरोनीज घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? पेरोनीज घाटी में स्थित है।
यहाँ विशाल, यह विशाल गुफा प्रागैतिहासिक चित्रकला का सुंदर उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्री हिस्टोरिक एज का। कौन सी गुफा? नियो गुफा। 1966 ईस्वी में यहाँ के चित्रों का पता चला। इस गुफा के अंत में सुंदर झील भी स्थित है। ठीक है, क्या फेमस बात रही है यहाँ की? तो ये पेरिनीज घाटी में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल की सबसे सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल दिए जाते हैं। 1966 ईस्वी में यहाँ के चित्रों का पता चला था जो सुंदर झील में स्थित है। इसे पार करने के पश्चात रेत से भरा हुआ एक प्रथम कक्ष प्राप्त है। इस कक्ष के समीप एक द्वितीय कक्ष भी प्राप्त है। इसी कक्ष से कई सर्वश्रेष्ठ चित्र प्राप्त हैं, जिसे नोइर कक्ष या नोइर सैलून कहा जाता है। अच्छा, नोइर कक्ष या नोइर सैलून मतलब नोइर गैलरी के बारे में बात हो रही है। गैलरी को सैलून के नाम से भी जाना जाता है, ये सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, इसी कक्ष से महिष, अश्व, बकरा, इस कक्ष से क्या क्या मिला? महिष, अश्व, बकरा प्राप्त हुए हैं इसके पेंटिंग्स। इस गुफा का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख चित्र था महिष, महिष का समूह जो भाला से विधा हुआ है। यहाँ से एक नई टेक्निक, एक न्यू टेक्निक प्राप्त हुई है। वो न्यू टेक्निक कौन सी है? जिसके अंतर्गत मिट्टी के उत्कीर्णन चित्र बनाए गए हैं। दैट मीन्स जो मिट्टी होती है, मिट्टी को इंग्रेव करके पेंटिंग्स बनाई गई है। यहाँ पे न्यू टेक्निक का इवैल्यूएशन हुआ है। यह विधि सामान्यतः गुफा के फर्श पर उपयुक्त है। इस विधि में बने चित्र सर्वप्रमुख है। महिष तथा मछली प्रमुख है। नियाओ चित्रों की सीमा रेखा काले रंग से अंकित की गई है। नेक्स्ट है ट्राइफेयर्स गुफा। ट्राइफेयर्स गुफा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये तीन भाइयों ने मिलकर इसका इस्टेब्लिशमेंट किए थे। ट्राइफेयर्स गुफा फ्रांस में स्थित है। इस गुफा की खोज हेनरी बॉगवे और उनके पुत्र, मतलब एक फादर है, उनके थ्री सन हैं। हेनरी बॉगवे, उनके 3 बेटे थे, उन्होंने मिलकर गुफा की खोज की है। इसी कारण इस गुफा का नाम 3 भाइयों की गुफा कहा गया। अगर पूछा जाए कि 3 भाइयों की गुफा किसे कहा जाता है तो ट्राइफेयर्स गुफा को। इस गुफा के भीतर 3 कक्ष हैं। कितने कक्ष हैं? 3 कक्ष हैं, जो पवित्र भूमि सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। पवित्र भूमि सेंचुरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चित्र महिष ऋषि मानव का है। बहुत फेमस पेंटिंग है, ऋषि मानव की सबसे फेमस पेंटिंग है यहाँ की। और इस गुफा को क्या कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चित्र ऋषि मानव है। ऋषि मुनि के चित्र को ओझा का चित्र भी कहते हैं। ऋषि मुनि की पेंटिंग्स को और क्या कहा जाता है? तो ओझा के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 13 फीट ऊंचाई पर अंकित है। ऊंचाई कितनी है? तो 13 फीट ऊंचाई पर अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओझा समस्त गुफा के ऊपर, मतलब ये है कि ओझा पूरे गुफा के ऊपर केयर कर रहे हैं। उनके हाथ में एक बांसुरी है, एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है। किसके हाथ में एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है? लाइक कुछ इस तरह बांसुरी होती है ना, ठीक है। अब इससे याद रहेगा, आपको पिक्चर देखकर याद आ जाएगा कि बांसुरी किसके हाथ में थी? ओझा के हाथ में थी। ओझा के हाथ में एक बांसुरी है और वाद्य यंत्र है। यहाँ के एक अन्य चित्र है, एक हिरण की बहुत लंबी दाढ़ी है। एक हिरण बनाया गया है, ठीक है, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी बना दी गई है हिरण की, और इसकी जो आंखें हैं वो बड़ी आंखें बनाई गई हैं। यहाँ की 2 पेंटिंग्स, ओझा वाली पेंटिंग्स तो आपको भूलनी ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइफेयर्स गुफा की। नेक्स्ट है फोंदगाम गुफा। फोंदगाम गुफा भी फ्रांस में स्थित है। यह गुफा ब्यून घाटी में स्थित है। 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल एल कैपिटल डी पिरानी ने इस गुफा की खोज की थी। प्रवेश द्वार से लगभग 210 फीट भीतर जाकर चित्र प्राप्त होता है। प्रारंभ यहाँ से हो जाती है पेंटिंग। कितने अंदर जाकर? 210 फीट अंदर जाकर। यहाँ से लगभग 200 पेंटिंग्स मिली है, 200 पेंटिंग्स मिली है इस गुफा से। महिष आकृति से युक्त बहुरंगी भद्रिका यहाँ की विशिष्ट कृति है, जिस पर परवर्ती युग के छोटे छोटे हाथी अंकित हैं। यहाँ के प्रमुख रूप से जो पेंटिंग्स है वो बादामी, काले और लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। इस भद्रिका की ओर
23 से लेकर 36 फीट ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 23 to 26 फीट। इस गुफा के अन्य चित्रों में दो छोटे मृग एक दूसरे को देखते हुए बहुरंगी बायसन मतलब कलरफुल बायसन, भेड़िया तथा बारहसिंघा बिल्ली जाति का एक पशु अशोक को देखते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट केव है ला कैम्बरेली गुफा। ला कैम्बरेली गुफा, इसका लोकेशन भी है फ्रांस में ही। फॉन्दागाम गुफा से कुछ दूर पर ला इंजीज नामक स्थान पर चूना पत्थर की चट्टानों पर निर्मित किया गया है ला कैम्बरेली गुफा। यह गुफा पहाड़ियों के भीतर 250 गज मीटर लंबी है। यहाँ के नैमन चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। नैमत चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ला कैम्बरेली गुफा का। सबसे उत्तम प्रकार के पेंटिंग माने जाते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ, दैट मीन्स वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग ऑफ ला कैम्बरेली केव्स इन ये नैमत हाथी है, नैमत एलिफेंट कह सकते हैं। इस गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रोइल, एल कैपिटल और डी पिरानी ने की थी। यहाँ की चित्र अच्छी अवस्था में है। जिस तरह से लस्को की गुफा की पेंटिंग्स अच्छी अवस्था में थे, उसी तरह यहाँ की भी पेंटिंग्स अच्छी अवस्था में है, जिनकी संख्या 300 है। 300 पेंटिंग्स है। यहाँ पर अश्व की प्रजातियों का अंकन किया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में बाइसन, बारहसिंघा, पशुओं के शेर, लोमड़ी तथा मानव आकृतियां इत्यादि। फ्रांस की कुछ अन्य गुफाएं हैं, इनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफा नहीं थे तो इनके बस नाम आप याद कीजिएगा। एक है ला बाम लैत्रोन गुफा। यह गुफा नोइम्स स्थान से कितनी दूर पर है? तो 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसकी खोज भी याद रखना है आपको। 1940 में खोज हुई और कितनी दूर पर है? 14 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट केव है अन्य गुफाओं में ला बाम लैत्रोन। नेक्स्ट है सैबोद गुफा। सैबोद गुफा, इस गुफा की खोज 1878 ईस्वी में हुआ था। यह गुफा नाइम्स नदी के तट पर स्थित है। 1928 ईस्वी में इसके चित्रों की खोज हेनरी ब्रुइल ने की थी। ला पोर्टर्स गुफा। ला पोर्टर्स गुफा, यह गुफा में नियाओ गुफा से, ये गुफा कहाँ है? तो नियाओ गुफा से कुछ दूर पर स्थित है। इस गुफा का पता 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908, ठीक है। 1908 ईस्वी में ला पोर्टर्स गुफा की खोज हुई थी। यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हैं उनमें काले रंग में चित्रित बाइसन, उल्लू, काला टट्टू प्रमुख है। सभी चित्र 185 फीट लंबी गैलरी में अंकित हैं। पेयर नॉन पेयर गुफा पूछी जाती है, कहाँ पर है? तो डोडोन नदी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में पीछे मुड़कर देखता अश्व रिज के सिर प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट है गारगास की गुफा। गारगास की गुफा क्यों बहुत फेमस रही है? तो जिस तरह अल्तामिरा की गुफा में हाथ के छापे मिले हैं, उस तरह से गारगास की गुफा को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है छपांकन विधि के लिए। यह गुफा की खोज 1881 ईस्वी में की गई थी। इस गुफा का उत्खनन प्रारंभ हो गया था 1881 में। यहाँ पर प्रमुख रूप से हाथ के छापे की आकृतियां प्राप्त हैं। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में फैली सभी गुफाओं में से सर्वाधिक हाथ के छापे की आकृतियां इसी गुफा से, सबसे ज़्यादा जो हाथ के छापांकन विधि की प्रोसेस पेंटिंग्स मिली हैं वो इसी गुफा में मिली है। और कैसी मिली है? छापे जो है वो रंगीन है। देखिए पिक्चर भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो किस तरह का है। ये देख के आप एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे देखिए इंडियन रेड कलर यूज़ किया गया है, यहाँ येलो ऑकर कलर यूज़ किया है, यहाँ कुछ उससे लाइट कलर, मतलब ये कह लें कि कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत प्यारे। और एक बात और याद रखिएगा, जब प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड आए एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो, काफ़ी सारे कलर्स दिए हुए हैं, तो आपको बस भूमिज रंग को पकड़ के चलना है कि जो भूमिज रंग अर्थन कलर्स हैं वो कलर्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इटली की गुफाएं। इटली की गुफाओं में बहुत फेमस है लिवोंजो गुफा। लिवोंजो गुफा 1950 ईस्वी में लिवोंजो द्वीप पर है। यह द्वीप सिसिली नदी के किनारे कुछ दूर पर है।
यहाँ कुछ विशिष्ट नर पशु आकृतियां अंकित हैं। यहाँ की सबसे सुंदर आकृति एक जंगली गधे की है। सबसे सुंदर आकृति को याद रखना है। लिवोंजो गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में कि ये कहाँ की है, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र की या फिर इटली की, तो आपको याद रखना है कि ये इटली की गुफा में लिवोंजो गुफा आ जाएगा। नेक्स्ट है रोमानेली गुफा। रोमानेली गुफा फ्रैंको कैटाब्रियन शैली से प्राप्त, किस शैली से रही है? फ्रैंको कैटाब्रियन शैली से संबंधित बहुत सी पेंटिंग्स रोमानेली गुफा में मिले हैं, जिनमें अलंकृत नारी आकृतियां, ज्यामितीय अभिप्राय तथा जंगली सुअर का चित्र फेमस है। जिसको जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली की अन्य गुफाओं में एडोरा तथा निरौनी प्रमुख है। नेक्स्ट है लॉजल की गुफा। लॉजल की गुफा की खोज 1911 ईस्वी में की गई थी। लॉजल गुफा फ्रांस में है। इस गुफा का एक सुंदर नारी आकृति, जिसे लॉजल की वीनस कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेट पेंटिंग है लॉजल की वीनस। लॉजल की वीनस कहाँ से मिली? तो लॉजल गुफा से, आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। इसके हाथ पर महिष का सिर, उनके हाथ पर, लॉजल की वीनस हाथ पर महिष का सिंह है, और यह चित्र इस गुफा का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है, लॉजल की वीनस। नेक्स्ट है एबू गुफा। एबू गुफा का भी आपने काफी बार नाम सुना होगा। एबू गुफा की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। इस गुफा के प्रवेश द्वार के निकट लाल रंग के हाथ के छापों के निशान है। लाल रंग के हाथ के छापों के निशान है एबू गुफा में। यहाँ के चित्रों का सर्वाधिक विशेषता क्या था? प्रत्येक पशु आकृतियां के केवल 2 पैर चित्रित किए गए थे, केवल 2 ही पैर पाए गए थे। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण कालीन मूर्तिकला। थोड़ा सा हमने यहाँ पे सिलेक्टेड मूर्तिकला ले लिया है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे मूर्तियों में प्राय हड्डी, पत्थर, हाथी दांत और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। अगर पूछा जाए कि मूर्तियां किस चीज से बनाई गई हैं, पूर्व पाषाण कालीन जो मूर्तिकला में आ जाती है, हड्डी से, दैट मीन्स बोन से, स्टोन से, आइवरी से और क्ले से। तो ये सारे टर्म्स भी याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि हिंदी में ही इंग्लिश को भी पूछ लिया जाता है। देखिए नरसिंह की मूर्ति 30,000 ईसा पूर्व की है, पूछी जाती है किससे बनाई गई है? तो हाथी दांत आइवरी से बनाई गई है। आइवरी से बनाई गई है। कितनी पुरानी है? तो 30,000 BC। वीनस ऑफ विलेंडा वन ऑफ द बेस्ट, ये कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट स्कल्प्टर मानी जाती है मूर्तियों में। कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 22,000 से 21,000 ईसा पूर्व तक का, चूना पत्थर में निर्मित है। इवन इसका पिक्चर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है कि अगर आप JRF की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। इवन वीनस ऑफ विलेंडा JRF में पूछा गया है पेंटिंग, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए ये पिक्चर है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कुछ एक है यहाँ पर वीनस ऑफ बेखरतेन, वीनस ऑफ बेखरतेन और वीनस ऑफ टॉन्टन। वीनस ऑफ टॉन्टन मास्को से प्राप्त है, मास्को से प्राप्त है, और वीनस ऑफ बेखरत्राम जो है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से बनाई गई है। ठीक है, सो फाइनली आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने आपके साथ शेयर किए, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपने प्री हिस्टोरिक एज अच्छे से ये वाला सुना है या नोट डाउन कर लिया है, तो डेफिनेटली एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने आपके साथ सारे शेयर कर दिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेसोपोटामिया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी थ्योरी कैसी लगी, इवन मेरे नोट्स कैसे लगे, और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।